नमस्कार, वेलकम टू करियर एडुनेस्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का जो बीएडएम सब्जेक्ट है, उसके मेजर पेपर का यानी कि इंश्योरेंस बीमा, इस पेपर का नाम है। और इसकी यूनिट फर्स्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आपको शायद पता भी ना हो कुछ स्टूडेंट्स को, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ये पेपर शेखावाट यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में, अपने करिकुलम में पहली बार ऐड किया है। यानी आज से पहले बीकॉम में इंश्योरेंस नाम का पेपर नहीं चला करता था। आप वो फर्स्ट बैच हो जो ये पेपर पढ़ रहे हो। और जब भी कोई नई चीज़ होती है और हमारे स्टूडेंट्स के लिए जब ऐसा सिलेबस में इतना भारी बदलाव होता है, तो करियर एडुनेस्ट अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा तत्पर रहता है कि वो चीज़ें हम आपके लिए लेकर आए। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। यूनिट फर्स्ट में हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, सेकंड में हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को देखेंगे, और थर्ड यूनिट आपकी एलआईसी से रिलेटेड होगी, और फोर्थ यूनिट एलआईसी प्रीमियम और जीआईसी से रिलेटेड रहने वाली है। तो चलिए करते हैं शुरुआत यूनिट फर्स्ट के साथ। इंट्रोडक्शन को लेकर हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस इज ए लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, यानी कि बीमा दो पक्षों, अर्थात दो पक्षों के बीच क्या है कि कानूनी या वैध एक अनुबंध होता है। नेमली द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, under which the insurer promise to compensate the insured for financial losses arising due to uncertain events in exchange for a consideration known as प्रीमियम। यानी कि बीमा, हमें पता है बीमा का मतलब होता है व्यक्ति होता है। जैसे ए व्यक्ति है, उसने बी इंस्टीट्यूट से या बी संस्था से क्या किया है, अपनी रिस्क को ट्रांसफर किया और बदले में उसको क्या दे रहा है, ये प्रीमियम चुका रहा है। तो दो पार्टीज के बीच यानी ए और बी के बीच एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले एक को इंश्योर्ड कहा जाता है, यानी कि बीमित व्यक्ति कहा जाता है, और एक को इंश्योरर कहा जाता है जो बीमा करता है। तो इन दोनों पार्टी के नाम हमने देखे, इंश्योरर और इंश्योर्ड होती है। और जो इंश्योर्ड व्यक्ति होता है वो प्रीमियम पे करता है किसको, इंश्योरर को। और उसके बदले में जब इसके यहाँ यानी कि इंश्योर्ड व्यक्ति के साथ जब कोई मिस हैपनिंग होती है, तो इंश्योरर उसको क्या करता है, कंपनसेट करता है, क्षतिपूर्ति देता है। यानी कि जो भी उसको लॉस होता है, उसको फाइनेंशियल लॉस बियर करता है। इस पूरी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, अ, बीमा के नाम से जानते हैं। बीमा दो पक्षों, अर्थात बीमाकर्ता और बीमित के बीच एक विधिक अनुबंध होता है, जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता अनिश्चित घटनाओं के कारण होने वाली आर्थिक हानि की भरपाई करने का वचन देता है, जिसके बदले बीमित प्रीमियम का क्या करता है, भुगतान करता है। यानी कि दो पार्टी होती है, एक पार्टी यानी ए, एक पार्टी बी। तो बी एक को क्या करता है, प्रोमिस करता है कि आपको कोई लॉस होगा तो हम उस लॉस को क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। और इस लॉस को कंपनसेट करने के बदले में ए उसको क्या देता है, प्रीमियम पे करता है। तो इस पूरी प्रोसेस का जो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो पूरा वैध और एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनता है दोनों पार्टी के बीच। उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट को हम इंश्योरेंस कहते हैं। इट इज ए मैकेनिज्म ऑफ स्प्रेडिंग रिस्क अमंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल सो दैट द लॉस ऑफ ए फ्यू इज शेयर्ड बाई मैनी। यानी कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जोखिम को अनेक व्यक्तियों में बांट दिया जाता है, ताकि कुछ लोगों की हानि को सब मिलकर क्या कर सके, वहन कर सके। इसको समझो, जैसे बी नाम की कोई कंपनी है जो कि बीमा करती है, तो यहाँ पे ए ने, सी ने, डी ने, ई ने, बहुत सारे लोगों ने क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है। तो सबके साथ तो वो होगी नहीं, दुर्घटना होगी नहीं। जैसे मान लो हम ये मान लें कि 10% लोगों के साथ ही दुर्घटना होगी, तो उन 10% लोगों का जो लॉस है, ये सारे लोग मिलकर क्या कर लेते हैं, वहन कर लेते हैं। हालाँकि डायरेक्टली नहीं करते, इस कंपनी के थ्रू कर लेते हैं। तो ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें कुछ लोगों को जो लॉस होता है, उसको बाकी लोगों में वह क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है या शेयर हो जाता है। इस पूरी मैकेनिज़्म को हम इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, यानी कि इंश्योरेंस की विशेषताएँ क्या होती हैं। इंश्योरेंस इज़ नॉट मेयरली ए कॉन्ट्रैक्ट बट ए सोशल डिवाइस फॉर रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग रिस्क। यानी कि बीमा केवल एक अनुबंध नहीं है, बल्कि जोखिम को कम करने या समाप्त करने का एक सामाजिक साधन भी है। यानी कि मैंने अभी कहा कि सारे लोग मिलकर क्या कर लेते हैं, उस रिस्क को शेयर कर लेते हैं। तो ये एक उस रिस्क को रिड्यूस या खत्म करने का क्या है, एक सोशल पूल भी बनता है। इट्स इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज, और इसकी हम कुछ विशेषताएं इस तरीके से देख सकते हैं। पहला है, इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क शेयरिंग वेयर लॉसेस ऑफ ए फ्यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेनी। यानी कि इंश्योरेंस यानी बीमा जोखिम के विभाजन के सिद्धांत पे आधारित है, जिसमें कुछ लोगों की हानि को अनेक लोगों में क्या कर दिया जाता है, बाँट दिया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि नुकसान तो 10 से 20% लोगों को ही होता है, 80% लोगों को तो होता भी नहीं है ना? तो बाकी लोगों में वह लॉस क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है।
सेकंड, इट इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट गवर्न बाय लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन। और यह क्या है, एक कानूनी अनुबंध है जो कि नियमों एवं विनियमों द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि इसके लिए कानून बनाए गए हैं और उन रूल एंड रेगुलेशन के अंतर्गत ही यह कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट रेगुलेट होता है। द इवेंट The event insured against must be uncertain and accidental in nature, यानी कि जो भी बीमित की घटना है वह अनिश्चित होती है और आकस्मिक होनी चाहिए। यानी कि हम देखो भविष्य के लिए बीमा करवाते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाएं क्या होती है, अनसर्टेन होती है और अचानक होने वाली होती है। और अचानक और अनसर्टेन या एक्सीडेंटल तौर पे होने वाली जो रिस्क का ही क्या होता है, बीमा होता है। देयर मस्ट बी ए प्रीमियम विच इज कंसिडरेशन पेड बाय द इंश्योर्ड, यानी कि इसमें प्रीमियम का भुगतान करना आवश्यक होता है जो कि बीमित व्यक्ति द्वारा किया जाता है, यानी कि बिना प्रीमियम दिए आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट फ्यूचर रिस्क, यानी कि भविष्य में होने वाली जोखिमों के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। जैसे मान लो आपने अपनी फसल का बीमा करवा रखा है, तो फसल के बदले, यानी कि आपकी फसल खराब होगी तो आपको उसके बदले फसल नहीं दी जाएगी, आपको उसका फाइनेंशियली कवर दिया जाएगा कि हाँ, आपको इतने रुपए का नुकसान हुआ है, आपको फाइनेंशियली उसको क्या कर दिया जाता है, आपको पेमेंट कर दिया जाता है। जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस करवाया, व्यक्ति अगर खत्म हो गया तो उसके बदले में क्या कर दिया जाता है, पेमेंट किया जाता है, ना कि उसके व्यक्ति के बदले में व्यक्ति दिया जाता है। यानी हमने ये कहा, ये क्या करता है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। इट ऑपरेट्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ लार्ज नंबर्स मेकिंग प्रेडिक्शन ऑफ लॉस पॉसिबल, यानी कि यह बड़ी संख्या के सिद्धांत पे कार्य करता है जिसमें हानि होने का अनुमान लगाया जा सके, यानी कि इसमें लॉस कितना हो सकता है या लॉस होगा, इस तरीके का जो प्रिडिक्शन है वो लगाया जाता है। और ये लार्ज नंबर ऑफ के प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। ये कुछ विशेषताएं हैं इंश्योरेंस की। अब हम बात करते हैं इसके महत्व की या इंपॉर्टेंस की। इंश्योरेंस प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ, यानी आज की बात करें तो बीमा आधुनिक आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, यानी कि यह व्यक्तियों और व्यवसायों को स्थिरता और विश्वास प्रदान करने का कार्य करता है। आज हमने हर चीज़ में हम इंश्योरेंस का नाम सुनते हैं, चाहे वो आप बाइक या व्हीकल की बात करें या लाइफ इंश्योरेंस की बात करें या फिर कोई आपका बिजनेस है तो आप उसमें फायर इंश्योरेंस या अगर मरीन का काम करते हैं तो मरीन इंश्योरेंस यानी समुद्री बीमा, ये सारी चीज़ें हर जगह आज मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो इंश्योरेंस का जो रोल है वो बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। इसके कुछ इम्पोर्टेंस के पॉइंट है। इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस एंड रिड्यूस फाइनेंशियली अनसर्टेनिटी, यानी कि यह हानि के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है और आर्थिक अनिश्चितता को कम करता है। इट प्रमोट्स सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट्स अमंग इंडिविजुअल्स, यानी कि यह व्यक्तियों में बचत और निवेश की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देता है। यानी कि जैसे इंश्योरेंस है, कुछ ऐसे इंश्योरेंस होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट फैक्टर पाया जाता है, यानी यदि आपके साथ कोई वह दुर्घटना नहीं घटती है तो आपको आपका पेमेंट विद इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट का फैक्टर भी है इसमें और साथ ही में आपका इंश्योरेंस भी है। तो व्यक्तियों में, लोगों में ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट भी डेवलप करता है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है, इट फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एनकरेजिंग बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि यह व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास में सहायता करता है। यानी कि कुछ लोग इसलिए बिजनेस नहीं करते कि यार कहीं लॉस हो गया तो इस तरीके की जो रिस्क होती है उसका क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। यानी कई तरीके के इंश्योरेंस से वह एश्योर्ड हो जाता है और इस प्रकार से जो नई नई एक्टिविटीज़ है, नई नई बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो इकोनॉमी में होती है। तो एक तरीके से ये इकोनॉमिक ग्रोथ में को एनकरेज करने का काम करता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन बाय मोबिलाइजिंग फंड्स, यानी कि यह धन संग्रहण के माध्यम से पूंजी निर्माण में सहायक होता है। अब देखो पूंजी निर्माण क्या होता है, यानी कि जो पैसा आपके पास था आपने एज ए प्रीमियम किसको दिया, इंश्योरेंस कंपनी को चुका है। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास सबके, यानी जितने भी इंश्योर्ड व्यक्ति होते हैं सबके प्रीमियम आते हैं। तो वो जो पैसा यहाँ पड़ा हुआ था लोगों के पास, वह सारा पैसा एक जगह आ गया। तो आपको क्या लगता है इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे को अपने पास रखती है? नहीं, वह आगे इसको क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है और उस इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमी में कई तरीके की कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंश्योरेंस है वह कैपिटल फॉर्मेशन में भी
फंड्स को मोबिलाइज़ करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह फंड्स ट्रांसफ़र करता है और उस मोबिलाइजिंग के थ्रू कैपिटल का क्या करता है, क्रिएशन करता है। तो इसमें भी इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है, इट रिड्यूस फियर एंड एंग्जायटी रिलेटेड टू फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़, यानी कि भविष्य की जो अनिश्चितताएँ हैं, उससे जुड़ी जो हमारा डर है, जो हमारी चिंता है, उसका हमने इंश्योरेंस करवा लिया तो हमारा जो भय और जो चिंता है, वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है और ये एक तरीके से हमें आज वर्तमान में एक अच्छे से फ़ोकस करने को भी ये मोटिवेट करता है। तो इन सारे पॉइंट से हम जान सकते हैं कि इंश्योरेंस का आज बड़ा ही क्रूशियल रोल है इकोनॉमिक लाइफ में। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस की, क्योंकि इंश्योरेंस किससे रिलेटेड है, पूरा का पूरा रिस्क से ही रिलेटेड है। तो उस रिस्क का किस प्रकार से मैनेजमेंट होता है और इंश्योरेंस का इसका किस प्रकार से रिलेशन है। रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज अराइजिंग ड्यू टू अनसर्टेनिटी, यानी कि जोखिम का क्या अर्थ होता है, जोखिम अनिश्चितता के कारण होने वाली हानि या नुकसान की संभावना होती है, यानी कि जो भविष्य में हमने कुछ नहीं पता कि क्या अनसर्टेन है, सब कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है और उस अनसर्टेनिटी के चलते जो लॉस या डैमेज हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। आप याद रखना रिस्क की डेफिनेशन, it is an essential element of insurance because insurance exists only when there is risk, यानी कि यह बीमा का एक आवश्यक तत्व है क्योंकि बीमा केवल वही होता है जहां जोखिम होता है। यानी कि मैं दोबारा कह दूं कि रिस्क का सीधा रिलेशन किससे है, इंश्योरेंस से है। यानी कि जब रिस्क नहीं होगी तो आप इंश्योरेंस क्यों करवाओगे, यानी कि जब कोई चिंता ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है, कोई भय ही नहीं है, कोई जोखिम ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कोई टेंशन नहीं है तो आप कोई इंश्योरेंस भी नहीं करवाओगे। इंश्योरेंस का जो बेसिक और जो कोर फैक्टर है या एलिमेंट है वो यही है कि यह किसके अगेंस्ट होता है, रिस्क के अगेंस्ट होता है। जैसे आपका जहाज है, समुद्र में आपका जहाज चला गया, ठीक है? तो समुद्र में चक्रवात भी आते हैं, कई तरीके की प्रॉब्लम होती है बीच में, तो वो एक तरीके से क्या है, रिस्क है और उस रिस्क के चलते आप क्या करवाते हो, इंश्योरेंस करवाते हो। आप अपनी लाइफ़ की बात कर लें, लाइफ़ में कभी भी आपके साथ कुछ हो सकता है, आपके परिवार को कैसा सपोर्ट मिलेगा, तो उस अनसर्टेनिटी के चलते आप क्या करते हो, इंश्योरेंस करवाते हो। आपने बाइक या व्हीकल ले रखा है, कभी भी उसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, उसके चलते आपने क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस। आपका घर पेट्रोल पंप के पास है, कभी भी आग वगैरह लग सकती है, उस जोखिम के चलते आपने क्या करवाया है, इंश्योरेंस। तो यानी कि इंश्योरेंस डायरेक्ट किससे रिलेटेड है, रिस्क से रिलेटेड है। यदि रिस्क नहीं होगी तो इंश्योरेंस भी नहीं होगा। रिस्क डज नॉट गारंटी लॉस बट इट क्रिएट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, यानी कि रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि हानि की निश्चितता नहीं दर्शाता, यानी कि रिस्क है इसका मतलब वहाँ लॉस ही है, ज़रूरी नहीं, लेकिन यह लॉस की संभावनाओं को क्या करता है, दर्शाता है। यानी कि रिस्क आपकी लॉस की पॉसिबिलिटी को क्रिएट करता है कि हाँ, यदि रिस्क है तो डेफ़िनिटली लॉस हो सकता है। लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि लॉस होगा ही। जैसे मान लो आपने बाइक चला रहे हो, तो बाइक में आपको ये तो पॉसिबिलिटी है कि एक्सीडेंट हो सकता है और एक्सीडेंट से आपका लॉस होगा। लेकिन क्या बाइक के साथ ये गारंटी आती है कि नहीं आपका लॉस ही होगा? ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि रिस्क है बट रिस्क क्या नहीं है, गारंटी वाली रिस्क नहीं है, ये पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस को क्रिएट करती है। बात करते हैं किस-किस तरीके की रिस्क होती है और किन रिस्क का इंश्योरेंस किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं प्योर रिस्क यानी शुद्ध जोखिम। प्योर रिस्क इन्वॉल्व्स ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस एंड देयर इज नो चांस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि शुद्ध जोखिम वो होती है जहाँ पर या तो हानि होगी या फिर हानि नहीं होगी। यानी कि हानि या कोई हानि नहीं होने की संभावना होती है, लेकिन लाभ की कोई संभावना नहीं होती। यानी ऐसी सारी जोखिम है जिनमें लाभ का कोई चांस नहीं है, या तो हानि होगी या तो हानि नहीं होगी। होगी तो हानि होगी या फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन लाभ किसी भी सिचुएशन में नहीं होगा। इंश्योरेंस मेनली डील्स विथ प्योर रिस्क और बीमा मुख्यतः इसी प्रकार की जोखिम को क्या करता है, कवर करता है। जैसे मान लो आपने एलआईसी करवाई, अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई, मैं एलआईसी बोलता हूँ, एलआईसी तो एक इंस्टीट्यूट का नाम है। आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा, या तो हानि होगी या तो हानि नहीं होगी। यानी आपने 20 साल का लाइफ इंश्योरेंस लिया, तो 20 साल में या तो आप खत्म हो जाओगे या तो आप नहीं होंगे, लेकिन प्रॉफिट तो कुछ नहीं है ना। इस ज जैसे फायर इंश्योरेंस करवाया, या तो आग लगेगी या तो नहीं लगेगी। आग नहीं लगने से कोई प्रॉफ़िट है नहीं, लगने से नुकसान ज़रूर है। यानी कि या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, लेकिन प्रॉफ़िट कभी भी नहीं होगा। इस तरीके की जो रिस्क होती है उनका ही क्या किया जाता है, इंश्योरेंस किया जाता है। जैसे फायर, एक्सीडेंट, ये सारे क्या है, प्योर रिस्क है। अब बात करें स्पेक्युलेटिव रिस्क की, यानी सट्टात्मक जोखिम।
स्पेक्युलेटिव रिस्क इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एज वेल एज गेन, यानी कि सट्टात्मक जोखिम वे होती है जो हानि के साथ साथ लाभ की संभावना भी बताती है, यानी कि उसमें या तो लॉस हो सकता है या तो उसमें प्रॉफिट हो सकता है। इंश्योरेंस डज नॉट कवर सच रिस्क, और बीमा ऐसी जोखिमों को कवर नहीं करता है। जैसे शेयर मार्केट है, या तो आपको इसमें क्या होगा, लॉस होगा, या इसमें आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो आप इसका इंश्योरेंस नहीं करवा सकते कि देखो शेयर मार्केट में मैं काम करता हूँ, मुझे इंश्योरेंस चाहिए या मुझे हमेशा प्रॉफिट ही हो, और लॉस हो तो आप मुझे बियर करो ना, ऐसा नहीं होता है। यानी कि स्पेक्युलेटिव जो रिस्क होती है उनका इंश्योरेंस नहीं होता। रिस्क क्या है, प्योर रिस्क का ही क्या होता है, इंश्योरेंस होता है, जिसमें लाभ की या प्रॉफिट की कोई गुंजाइश नहीं होती है। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं रिस्क के मैनेजमेंट की, यानी कि जोखिम प्रबंधन क्या होता है। Risk management is a systematic process of identifying, analyzing, and controlling risks in order to minimize और eliminate losses। यानी कि जोखिम प्रबंधन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें जोखिम की पहचान की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उसको नियंत्रित करने का काम किया जाता है, ताकि हानि को कम या समाप्त किया जा सके। यानी कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि रिस्क को पहचानना, उस रिस्क का एनालिसिस करना और उस रिस्क को क्या करना, कंट्रोल करना, ताकि हमें हमें जो लॉस हो सकता है वह लॉस को हम क्या कर सके, कम से कम कर सके या लॉस को खत्म कर सके। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू डील इफेक्टिवली विद अनसर्टेन सिचुएशंस, यानी कि यह व्यक्तियों और संगठनों को अनिश्चित परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने में क्या करता है, मदद करता है। यानी कि आज आप जोखिम को आइडेंटिफाई कर लेते हो, एनालाइज करते हो और उसको कम करने का प्रयास करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्यूचर में जो अनसर्टेन सिचुएशन है उनके साथ आप इफेक्टिव तौर पे क्या कर सकोगे, डील कर सकोगे और उनका आप बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर पाओगे। इस पूरी प्रोसेस को हम रिस्क मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है रिस्क मैनेजमेंट के, यानी कि उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है रिस्क मैनेजमेंट। टू मिनिमाइज लॉसेस, ताकि हम हमारे होने वाले जो नुकसान है, हानि है, उसको क्या कर सके, कम से कम कर सके। टू एंश्योर सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय की जो सुरक्षा है और जो स्थिरता है उसको क्या कर सके, सुनिश्चित कर सके। यानी कि हमारा व्यवसाय सुरक्षित हो और साथ ही में स्टेबल तरीके से उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इन सब के लिए हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी, यानी कि जो भविष्य की अनिश्चितताएं हैं वह क्या कर सके, हम कम कर सकें, क्योंकि हमने रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क को आइडेंटिफाई किया है, एनालाइज किया है और कंट्रोल करने की कोशिश करी है। तो हम जब ये सारी चीजें करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो अनसर्टेनिटीज है वह क्या होगी, थोड़ी कम होगी। टू इम्प्रूव फाइनेंशियल प्लानिंग, और जो हमारी वित्तीय योजना है उसको हम क्या कर सके, बेहतर बनाए। यानी कि क्योंकि बिज़नेस चलता है सिर्फ़ और सिर्फ़ किस पे, प्लानिंग पे चलता है, और प्लानिंग का वो पार्ट जो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो फाइनेंशियल जो प्लानिंग होगी वह हमारी क्या होगी, और भी ज़्यादा बेहतर होगी जब हम क्या करेंगे, हम रिस्क का प्रॉपर क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। बढ़ते आगे, प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि इस रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस या प्रक्रिया क्या है। रिस्क मैनेजमेंट फॉलोज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कि जो जोखिम प्रबंधन है वह एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करता है जिसमें हम निम्न चरणों को शामिल करते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, यानी कि जोखिम की पहचान करना। सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि रिस्क है कौन सी, यानी कि रिस्क क्या रिस्क है, उस रिस्क को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क दैट में अफेक्ट एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें उन विभिन्न प्रकार के जोखिमों की पहचान की जाती है जो किसी व्यक्ति या संगठन को क्या कर सकती है, प्रभावित की जा सक करती है। यानी कि सबसे पहले उस रिस्क को पहचानना जो हमें या हमारे या संगठन को या इंडिविजुअल को क्या करती हो, प्रभावित करती हो। सेकंड, मेजरमेंट ऑफ रिस्क, यानी कि जोखिम का आकलन करना। हमने जोखिम को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उस जोखिम को हम मेजरमेंट करेंगे कि हाँ वह कितना, उसकी कितनी वह गंभीर है या कितनी वह सीवियर है या उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। इट इन्वॉल्व्स असेसिंग द प्रोबेबिलिटी एंड सीवियरिटी ऑफ रिस्क टू डिटरमाइन इट्स इम्पैक्ट, यानी कि इसमें जोखिम की संभावना को देखना और उसकी गंभीरता का आकलन किया जाता है ताकि उसके प्रभाव को समझा जा सके। यानी कि जो रिस्क है वह कितनी प्रभावी होगी, जब वह रिस्क होगी, घटित होगी, तब उसके किस तरीके से इम्पैक्ट आएंगे, उसको मेजरमेंट किया जाता है। पहले आइडेंटिफाई, फिर मेजरमेंट और उसके बाद किया जाता है कंट्रोल ऑफ रिस्क, यानी कि रिस्क का नियंत्रण।
इट इन्वॉल्व्स टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स टू रिड्यूस और एलिमिनेट द रिस्क, यानी कि इसमें जोखिम को कम या समाप्त करने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं, यानी कि उस जोखिम को हम कंट्रोल करें या उस जोखिम को हम समाप्त करें तो उसके लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल ऑफ रिस्क के पेज में हम लेते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग ऑफ रिस्क, और उस रिस्क का जो जोखिम है उसका वित्त पोषण कैसे किया जाए। इट इन्वॉल्व्स अरेंजिंग फंड्स टू मीट द लॉसेस व्हेन दे अकर, यानी कि इसमें हम हानि होने पर उसकी पूर्ति के लिए जो हमारे पास धन है उसकी व्यवस्था हम किस तरीके से करेंगे, तो इसको हम कहेंगे फाइनेंसिंग ऑफ रिस्क। यानी कि जो रिस्क प्रोसेस है, मैनेजमेंट प्रोसेस है, उसमें 4 स्टेप हुए। पहला आइडेंटिफिकेशन, सेकंड मेजरमेंट, नहीं से हाँ, सेकंड मेजरमेंट, थर्ड कंट्रोल ऑफ रिस्क एंड फोर्थ फाइनेंसिंग ऑफ रिस्क। अब रिस्क को पहचानना, रिस्क को मेजर आउट करना, रिस्क को कंट्रोल करना और रिस्क के लिए फाइनेंस या फंड्स की क्या करना, व्यवस्था करना। ये सारे जो फेज है या स्टेप्स है वो किसके हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस के आपने स्टेप्स देखे। अब बढ़ते हैं आगे। मेथड्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि इस रिस्क को हम जो मैनेज करेंगे तो हम किन तरीकों से कर सकते हैं, किन तरीके, वो कौन से तरीके जो रिस्क को मैनेज करने के काम आते हैं। पहला है रिस्क अवॉइडेंस, यानी कि जोखिम का परिहार करना, यानी अवॉइड करना वो सारी एक्टिविटीज जिससे क्या हो सकता है, हमें लॉस हो सकता है, उनको हम क्या करें, अवॉइड करें। जैसे इट मीन्स अवॉइडिंग एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व रिस्क, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि उन गतिविधियों से बचना जिनमें जोखिम होता है। जैसे मान लो हम व्हीकल इंश्योरेंस हमने करवा रखा है या लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है और आप बाइक चलाते हो तो आपको हेलमेट क्या करना है, कैरी करना है। हेलमेट कैरी करना मतलब आप रिस्क को अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि आप हेलमेट वियर करोगे तो आप अगर बाय द वे आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। यानी कि वो सारी एक्टिविटी करने से बचना जिससे रिस्क बढ़ता हो, यानी रिस्क को अवॉइड करना। सेकंड रिस्क रिडक्शन, जोखिम को कम से कम करना, यानी हेलमेट अगर आप वियर करोगे, एक तो देखो रिस्क को जो यहाँ पे मैं कहूँ अवॉइड है, तो जैसे बाइक चलाई नहीं तो ये तो हो गया अवॉइड करना, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि आपने व्हीकल इंश्योरेंस करवाया है। लेकिन अवॉइडेंस और जो रिडक्शन है रिस्क का, ये ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, यानी कि उन एक्टिविटी से बचना जिससे रिस्क ना हो, या फिर वो सारी एक्टिविटी कम करना जिससे रिस्क क्या हो, रिड्यूस हो, यानी कम हो। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क, यानी कि इसमें जोखिम की संभावना या प्रभाव को कम करने के लिए सावधानी पूर्वक उपाय करना, जैसे हेलमेट कैरी करना, प्रॉपर जो यातायात के नियम हैं उनको फॉलो करना, ताकि आपकी रिस्क क्या हो, कम से कम हो, और एक जो ऑप्टिमम स्पीड है उसी में आपको चलना। ये सारे क्या है, वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आपकी रिस्क को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। फिर है रिस्क रिटेंशन, यानी जोखिम धारण। इट मीन्स बियरिंग द रिस्क इंटरनली एंड एक्सेप्टिंग द लॉस व्हेन इट अकर्स, यानी कि इसका अर्थ है जोखिम को स्वयं वहन करना और हानि होने पर उसे स्वीकारना। फिर है रिस्क ट्रांसफर, यानी जोखिम का हस्तांतरण। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग द रिस्क टू अनदर पार्टी यूजुअली थ्रू इंश्योरेंस। इसमें जोखिम को किसी अन्य पक्ष को क्या करना, स्थानांतरित करना। सामान्यतः इसे हम या बीमा के माध्यम से ऐसा करते हैं, यानी कि रिस्क रिटेंशन का मतलब हुआ आपको कोई नुकसान हुआ, जैसे आपका घर या आपका जो बिजनेस है वो पेट्रोल पंप के पास था या गैस का जो गोदाम है वहाँ पे था, तो आग लगने के चांसेस ज़्यादा है। आग लग गई और आपने वो सारा का सारा लॉस खुद ने आपने बियर किया, ये कहा गया जोखिम धारण, यानी कि पूरी की पूरी जोखिम आपने ही ले रखी है। फिर आता है जोखिम का ट्रांसफर, यानी हस्तांतरण। तो आपने क्या किया, आपने फायर इंश्योरेंस करवा लिया किसी कंपनी से और उसके लिए आपने उसको प्रीमियम दिया। अब वो जो रिस्क है, यानी कि वहाँ आग लगने की जो रिस्क है वो पूरी की पूरी आपने किसको ट्रांसफ़र कर दी, इस इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दी। इसे हमने कहा रिस्क ट्रांसफ़र। यानी कि इस तरीके से हम जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो इस तरीके से हम करते हैं, यानी कि वो सारे मेथड है, यानी कि या तो रिस्क ऐसे काम ही नहीं करे जिससे रिस्क अराइज हो, या फिर वो सारे काम कम करे जिससे रिस्क कम से कम हो सके, या रिस्क को पूरी तरीके से हम ही धारण कर ले, या फिर रिस्क का क्या करे, हस्तांतरण कर दे, यानी कि उसका इंश्योरेंस करवा ले। अब बात करते हैं रोल ऑफ इंश्योरेंस इन रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि जोखिम प्रबंधन में बीमा की क्या भूमिका है। यानी रिस्क मैनेजमेंट में इंश्योरेंस का मतलब यही हुआ, रिस्क का क्या करना, ट्रांसफर करना। इंश्योरेंस प्लेज ए क्रूशियल रोल इन रिस्क मैनेजमेंट बाय ट्रांसफरिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ लॉस फ्रॉम द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर, यानी कि बीमा जोखिम प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह हानि के आर्थिक भार को बीमित से बीमाकर्ता को स्थानांतरित कर देता है। इट डज नॉट एलिमिनेट रिस्क बट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल कंपनसेशन
देयर बाई रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। यानी कि इंश्योरेंस आपकी जोखिम को समाप्त नहीं करता है, बल्कि यह आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान करके अनिश्चितता को कम करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि जैसे आपने फायर इंश्योरेंस करवा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपकी आग कभी लगेगी नहीं, यानी रिस्क खत्म नहीं हुई है। बस ये है कि जब आग लगेगी तो जो बीमा कंपनी है वो आपको का फाइनेंशियल कंपनसेशन देगी, यानी कि आपने एक तरीके से रिस्क को ट्रांसफर किया है, रिस्क खत्म नहीं करी है। तो बदले में आपको क्या मिली है? बदले में आपको अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान हुई है, यानी कि जो अनसर्टेनिटी थी या जो आपके माइंड में टेंशन चल रही थी, यार कभी भी आग लग सकती है, नुकसान हो जाएगा, वह टेंशन आपकी क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि अब इंश्योरेंस कंपनी उसका खामियाजा भुगतान भुगतान आपको करेगी, यानी कि जब आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करेगी। तो जो इंश्योरेंस है वह रिस्क को कम नहीं करता या यूँ कहें खत्म नहीं करता, बस आपको अनसर्टेनिटी के बदले सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस, यानी कि जोखिम प्रबंधन और बीमा के बीच क्या संबंध है? रिस्क मैनेजमेंट इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड्स वेरियस टेक्निक्स टू डील विद रिस्क, while insurance is one of the important methods used to transfer risk। यानी कि जोखिम प्रबंधन एक व्यापक अवधारणा है जिसमें जोखिम से निपटने के विभिन्न उपाय शामिल होते हैं, जबकि बीमा जोखिम के हस्तांतरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। बोथ आर क्लोजली रिलेटेड एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे के क्या है, पूरक है। यानी कि हम बात करें जोखिम से निपटने के कई तरीके के उपाय होते हैं जो कि जोखिम की स्थानांतरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन का काम करते हैं, और ये एक दूसरे के क्या है, क्लोज रिलेटेड भी है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है। इस तरीके अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। नाउ हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बीमा अनुबंध के सिद्धांत कौन-कौन से हैं, यानी कि कौन से सिद्धांत हैं जो बीमा का जो अनुबंध होता है उसमें मतलब ध्यान रखे जाते हैं, या यूँ कहें वो सारे सिद्धांत जो बीमा अनुबंध को एक गाइड करने का काम करते हैं। Insurance contracts are governed by certain fundamental principles which ensure fairness, transparency and mutual trust between the insurer and the insured। यानी कि बीमा अनुबंध के कुछ मूलभूत सिद्धांत है जिनके द्वारा ये नियंत्रित होते हैं, जो कि बीमाकर्ता और बीमित के बीच निष्पक्षता, पारदर्शिता और पारस्परिक विश्वास को सुनिश्चित करते हैं। These principles form the basis of insurance law and help in the proper functioning and enforcement of insurance agreements। यानी कि ये जो सिद्धांत है वो कानून की आधारशिला है, बीमा कानून की आधारशिला का काम करते हैं और बीमा अनुबंध के उचित संचालन एवं क्रियान्वयन में सहायता करते हैं। यानी कि जो बीमा अनुबंध होता है, यानी कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच, तो वह कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार गवर्नड होगा, वह कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार एग्जीक्यूट होगा, रेगुलेट होगा, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बने हुए हैं। वह इस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को बेस प्रदान करते हैं, एक आधार प्रदान करते हैं, जिससे ये सारी चीज़ें उसकी एक सही तरीके से क्या हो सके, ऑपरेट हो सके। देखते हैं एक-एक प्रिंसिपल को। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी अत्यंत सद्भाव का सिद्धांत। This principle requires that both parties to an insurance contract must disclose all material facts fully and truthfully। यानी कि यह सिद्धांत बताता है या अपेक्षा करता है कि बीमा अनुबंध के जो दोनों पक्ष है वह सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का पूर्ण एवं सत्य खुलासा करे। यानी कि जो पार्टी है जो बीमा करवा रही है और जो कंपनी है जो बीमा प्रदान कर रही है, तो यह जो एटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल है ये कहता है कि दोनों पार्टी को जो भी फैक्ट्स है वह सारे फैक्ट एक दूसरे के सामने रख देने चाहिए एकदम ट्रूथफुली, यानी कि एकदम विश्वास के साथ और एक सत्य और पूर्ण तरीके से कि हाँ ये सारे फैक्ट है। अ मटेरियल फैक्ट इज एनी फैक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन ऑफ द इंश्योरर रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क और डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीमियम। यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य वह होता है जो बीमाकर्ता के जोखिम स्वीकार करने या प्रीमियम निर्धारित करने के निर्णय को क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी कि जो भी फैक्ट है वो एक दूसरे के सामने पूरे तरीके से रख दे, क्योंकि महत्वपूर्ण फैक्ट वो कहा जाता है जो कि बीमा कंपनी ये कह सकती है कि हमें ये रिस्क एक्सेप्ट है या नहीं है और इसके लिए आपको कितना प्रीमियम देना होगा, क्योंकि वह वो सारी बातें करने पे ही डिसाइड होगा कि प्रीमियम क्या होगा, किस तरीके से। जैसे मान लो आपका बिजनेस
पेट्रोल पंप के पास है, पेट्रोल पंप के नियर बाई है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ आग लगने के चांसेस ज़्यादा है। तो वहाँ आपको प्रीमियम भी क्या करना पड़ता है, ज़्यादा चुकाना पड़ता है। तो ये एक तरीके से क्या है, एक महत्वपूर्ण फैक्ट कहा जाएगा। की पॉइंट्स क्या है इसके, बोथ इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट एक्ट ऑनेस्टली, यानी कि बीमाकर्ता और बीमित दोनों को ही ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। नॉन डिस्क्लोजर और मिस रिप्रेजेंटेशन मैक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, यानी कि यदि तथ्य छुपाए हैं या जानकारी गलत दी है तो अनुबंध व्यर्थ हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। अप्लाइज मेनली इन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, और मुख्यतः यह जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा में क्या होता है, लागू होता है। जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया और आपने एक गंभीर बीमारी को छुपा लिया और उस गंभीर बीमारी के चलते आपको परेशानी होनी हो रही है, तो ये माना जाएगा कि आपने जो एटमॉस्ट ऑफ गुड फेथ है, इंश्योरेंस सॉरी प्रिंसिपल है, इसका आपने क्या किया, उल्लंघन किया है। जैसे एग्जांपल के तौर, इफ ए पर्सन हाइड्स ए सीरियस इलनेस व्हाइल टेकिंग ए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, द इंश्योरर कैन रिजेक्ट द क्लेम, यानी कि यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा लेते समय अपनी गंभीर बीमारी छुपा लेता है तो बीमाकर्ता दावा अस्वीकार कर सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की। नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि बीमा योग्य हित का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, समझते हैं क्या है। According to this principle, the insured must have a financial interest in the subject matter of insurance, यानी कि यह सिद्धांत के अनुसार बीमित का बीमित विषय में आर्थिक हित होना आवश्यक है। The insured must suffer a financial loss if the insured property or life is damaged or lost, यानी कि बीमित यदि बीमित वस्तु या जीवन को नुकसान होता है तो बीमित को आर्थिक हानि होनी चाहिए। यानी कि जैसे मान लो आपने कोई इंश्योरेंस करवाया है और उस इंश्योरेंस में जब वह घटना घटती है और आपको उससे हानि ही नहीं होती, यानी लॉस ही नहीं होता, तो इसका मतलब आपका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि बीमित वस्तु या जीवन से बीमित व्यक्ति को क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक लॉस होना चाहिए, यानी आर्थिक हानि होनी चाहिए। यानी यह कहा जाता है बीमा योग्य हित का सिद्धांत। की पॉइंट्स क्या है इसके, असेंशियल फॉर वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यह अनुबंध की वैधता के लिए आवश्यक है। इन लाइफ इंश्योरेंस इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जीवन बीमा में ये बीमा योग्य हित है वो अनुबंध के समय होना चाहिए, जबकि समुद्री बीमा में और उनमें क्लेम के समय होना चाहिए। क्योंकि जीवन बीमा में हम क्या करते हैं, हम जो लाइफ होती है उसकी वैल्यू को नहीं बता पाते कि इतना हमारा जीवन महत्वपूर्ण है, इसलिए उसकी जो वैल्यू होती है वो पहले फिक्स हो जाती है कि आप 20 साल का करवा रहे हो, इतने पैसों का करवा रहे हो, तो इसका मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तब उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। इन फायर एंड मरीन इंश्योरेंस इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस, वहीं जो अग्नि और समुद्री बीमा है उसमें बीमा योग्य हित आने के समय होना चाहिए। मतलब आपका जहाज का आपने बीमा करवाया था, जहाज आपका समुद्र में फंस गया, डूब गया, कुछ हो गया, तब उसके लॉस का क्या होता है, कैलकुलेशन होता है, और उस टाइम आपका क्या होना चाहिए, उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसको मेजर आउट किया जा सकता है। इसलिए है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीमा योग्य हित होना चाहिए, जबकि मरीन और जो फायर इंश्योरेंस है उसमें एट द टाइम ऑफ क्लेम या एट द टाइम ऑफ लॉस आपका इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन कैन इंश्योर हिज ओन हाउस बट कैन नॉट इंश्योर द प्रॉपर्टी ऑफ ए स्ट्रेंजर, यानी कि कोई व्यक्ति अपने घर का बीमा करा सकता है लेकिन किसी अजनबी की संपत्ति का बीमा नहीं करवा सकता। क्योंकि जो अजनबी की संपत्ति है उसमें उसका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसके नुकसान होने से या उसके डैमेज होने से बीमित व्यक्ति को कोई आर्थिक हानि नहीं होती। दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि जो स्ट्रेंजर की प्रॉपर्टी है उसमें इंश्योर्ड पर्सन का क्या नहीं है, कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। सीधी सी बात है, इस सिद्धांत के अनुसार हम ये कह रहे हैं कि जो इंश्योरेंस व्यक्ति है या जिसने इंश्योरेंस करवाया है वह घटना घटने से उसको क्या होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए। अगर उसको नुकसान होता है इसका मतलब उसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, यानी कि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इंश्योर्ड इज compensated only to the extent of actual loss suffered, यानी कि यह सिद्धांत कहता है कि बीमित को केवल वास्तविक हानि के बराबर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। The objective is to restore the insured to the same financial position as before the loss without any gain, यानी इसका उद्देश्य है कि बीमित व्यक्ति को हानि से पूर्व की आर्थिक स्थिति में पुनः वापस पहुंचाना है बिना किसी लाभ के।
जैसे मान लो आपने इंश्योरेंस करवाया, आपने 50,000 का इंश्योरेंस करवाया, लेकिन आपको नुकसान कितने रुपए का हुआ? 30,000 रुपए का हुआ। तो इंश्योरेंस आपको 30,000 रुपए ही आपको वापस मिलेंगे, यानी कि आपको जो लॉस हुआ है, उस लॉस को ही कवर करके दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इंश्योरेंस प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से क करवा रखा है कि नहीं प्रॉफिट हो जाएगा। यानी जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो ये कहता है कि बीमित व्यक्ति की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, लॉस होने से पहले उस फाइनेंशियल पोजीशन में उसको वापस पहुँचाना है, ना कि उसको कोई प्रॉफ़िट करवाना है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल लॉस हुआ है, उसी की हमें क्या करनी है, कंपनसेशन देना है। की पॉइंट्स क्या है? इट प्रिवेंट्स प्रॉफिट फ्रॉम इंश्योरेंस, यानी कि बीमा से लाभ कमाने का जो उद्देश्य होता है ना लोगों का, उसको ये रोकता है। इट अप्लाइज़ टू जनरल इंश्योरेंस लाइक फायर एंड मरीन, यह अग्नि बीमा और समुद्री बीमा जैसे सामान्य बीमा में लागू होता है। लाइफ इंश्योरेंस में ये लागू नहीं होता। नॉट स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस, यानी यह जीवन बीमा में पूर्णतः लागू नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति मर गया तो उसको तो आप वापस लाओगे कैसे? और आप ये भी नहीं बता सकते कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कितनी थी। तो कहने का मतलब उसमें नहीं होता, यानी कि सीधी-सी बात है, लाइफ इंश्योरेंस में कवर कैसे किया जाता है? फाइनेंस से किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी आपको दूसरे में बदले में मिल जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस भी पूरी तरीके से लागू नहीं होता, जबकि फायर में और मरीन में होता है, क्योंकि जो सामान होता है उसकी क्या हो जाती है? लॉस की कैलकुलेशन हो जाती है। इफ द एग्जांपल के तौर पे इफ द एक्चुअल लॉस इज 20,000, द इंश्योर्ड कैन नॉट क्लेम मोर देन 20,000, यानी कि यदि वास्तविक हानि 20,000 की है तो बीमित व्यक्ति इससे ज़्यादा का दावा नहीं कर सकता। 20,000 तक का ही वह क्लेम करेगा और 20,000 तक का ही उसको लॉस वापस कंपनसेट हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सब्रगेशन, यानी कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत। ये क्या होता है, इसको समझते हैं। सब्रगेशन मीन्स that after paying the claim, the insurer gets the legal right to recover the loss from the third party responsible for the damage, यानी कि प्रतिस्थापन का ये जो सिद्धांत है या प्रतिस्थापन का अर्थ है कि दावे का भुगतान करने के बाद बीमाकर्ता उस तीसरे पक्ष से हानि की वसूली करने का कानूनी अधिकार प्राप्त कर लेता है, जो कि नुकसान के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, यह क्षतिपूर्ति सिद्धांत का विस्तार रूप है। यानी कि जैसे मान लो आपने जो मोटरसाइकिल है, बाइक है, इसका क्या करवा रखा था, इंश्योरेंस करवा रखा था। किसी दूसरे साधन ने इसमें आके एक्सीडेंट किया और आपको यहाँ पे लॉस हुआ। बीमा कंपनी ने आपका जो लॉस हुआ है उसको क्या कर दिया, आपको कंपनसेट कर दिया। अब बीमा कंपनी ये जो ट्रक वाला है जिसने जानबूझ के एक्सीडेंट किया था, इससे पेमेंट वसूल करने का क्या है, उसके पास लीगल राइट है। यानी आपको पेमेंट करने के बाद बीमा कंपनी इस थर्ड पार्टी से वह क्लेम क्या करता है, रिकवर करता है। जो भी लॉस होता है उसको रिकवर करने का उनको एक लीगल राइट प्राप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रिगेशन। की पॉइंट क्या है इसके? अराइजेज ओनली आफ्टर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। पहली बात, ये दावे के भुगतान के बाद ही उत्पन्न होता है, यानी कि आपको कंपनी ने पेमेंट कर दिया, अब कंपनी उस थर्ड पार्टी से रिकवरी कर सकती है। इट प्रिवेंट्स डबल कंपनसेशन, यानी कि यह दोहरी क्षतिपूर्ति को रोकता है। राइट्स ऑफ इंश्योर्ड आर ट्रांसफर टू इंश्योरर, यानी कि बीमित के अधिकार बीमाकर्ता को स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे मान लो आप बाइक लेके चल रहे थे, ट्रक वाले ने लाकर आपके बीच में बाइक से जानबूझ कर एक्सीडेंट कर दिया, तो एक तरीके से आपके पास राइट था इस ट्रक वाले से रिकवरी करने का, लेकिन आपने क्या कर रखा था, इंश्योरेंस करवा रखा था। तो अब आपके जो राइट है वो किसके पास ट्रांसफर हो गए, उस इंश्योरेंस कंपनी के पास, और इंश्योरेंस कंपनी इससे क्या करेगी, रिकवरी करेगी। आपको जो कंपनसेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। For example, if goods are damaged due to negligence of a transporter, the insurer can recover the amount from the transporter। यानी कि यदि सामान परिवहनकर्ता की लापरवाही से क्षतिग्रस्त होता है, तो बीमाकर्ता उससे राशि क्या कर सकता है, वसूल कर सकता है। यानी कि अगर उसकी वजह से, ट्रांसपोर्टर की वजह से नुकसान हुआ, तो बीमा कंपनी उस ट्रांसपोर्टर से क्या कर सकती है, रिकवरी कर सकती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी योगदान का सिद्धांत। This principle applies when the same risk is insured with more than one insurer। यानी कि यह सिद्धांत तब लागू होता है जब एक ही जोखिम का बीमा एक से अधिक बीमाकर्ताओं से करवाया गया हो। In such cases, each insurer contributes proportionately ऑफ टू दी लॉस, यानी कि ऐसी स्थिति में प्रत्येक बीमाकर्ता आनुपातिक रूप से हानि का क्या करता है, भुगतान करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, राम नाम का व्यक्ति है, इसने फायर इंश्योरेंस करवा रखा है, लेकिन ए से, बी से और सी से, तीनों से करवा रखा है। यहाँ पे उसके आग लग गई और फॉर एग्जांपल उसमें 50,000 का नुकसान हुआ।
तो ऐसा नहीं कि ए से भी वह 50,000 ले लेगा, बी से भी 50 ले लेगा और सी से भी 50 ले लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको टोटली कितना मिलना है, 50 मिलेगा और ये ₹50 या 50,000 ए, बी, सी में प्रोपोर्शन तौर पे यानी कि आनुपातिक तौर पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 25,000 ए पेमेंट कर रहा है, 15,000 ये कर रहा है और 10,000 ये कर रहा है, ऐसे करके इसका क्या हो जाएगा, पूरे 50,000 का पेमेंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं कि इसने उसी एक ही रिस्क का अलग-अलग जगह से बीमा करवा लिया, अलग-अलग जगह से इंश्योरेंस हो गया और सबसे अलग-अलग तौर पे ये पेमेंट उठा रहा है, ऐसा नहीं होगा। की पॉइंट क्या है? एप्लीकेबल इन कैश ऑफ मल्टीपल इंश्योरेंस, यानी कि यह बहु बीमा की स्थिति में ही लागू होता है। इट एंश्योर्स फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, यानी कि यह हानि का उचित वितरण सुनिश्चित करता है। एंड इट प्रिवेंट्स ओवर कंपनसेशन, और यह अधिक क्षतिपूर्ति को क्या करता है, रोकता है। यानी कि यहाँ पे इस व्यक्ति में दिमाग ज़्यादा था, इसने उसी चीज़ का 3 से करवा लिया कि लॉस होगा तो 1 से तो मेरा कंपनसेशन हो जाएगा, 2 से मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को रोकने का यह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड विद 2 कंपनीज, बोथ विल शेयर द लॉस इन प्रोपोर्शन, यानी कि यदि किसी संपत्ति का बीमा 2 कंपनियों से है, तो दोनों अनुपात के अनुसार हानि का क्या करेगी, भुगतान करेगी। ऐसा नहीं कि दोनों अलग-अलग पूरी हानि का बियर करेगी, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, यानी कि हानि न्यूनीकरण का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इंश्योर्ड मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस आफ्टर द अक्यूरेंस ऑफ रिस्क, यानी कि यह सिद्धांत बताता है कि जोखिम होने के बाद बीमित व्यक्ति को हानि को कम करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। द इंश्योर्ड कैन नॉट एक्ट नेग्लिजेंटली, यानी कि बीमित लापरवाही नहीं कर सकता। जैसे मान लो आग लग गई, आपने फायर इंश्योरेंस करवा रखा था, ऐसा नहीं कि आप साइड में बैठ गए बस रीलें देख रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, क्योंकि आग लग गई, आपका तो आपने क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है, तो आपको आप जानो, यानी आप ये कहोगे आग जाने और इंश्योरेंस कंपनी जाने, हमें तो कुछ नहीं लेना देना। नहीं, ये जो लॉस मिनिमाइजेशन की प्रिंसिपल अब ये कहती है कि आपको आग बुझाने के क्या करने हैं, एफर्ट्स करने हैं, आपको फायर ब्रिगेड को कॉल करना है या फिर जो भी आपसे बन पड़े, आपको उस आग को बुझाने के प्रयास करने ही है। ऐसा नहीं कि आप इसको नेग्लेक्ट कर दो, ये नहीं होना है। इसका की पॉइंट की बात कर ले, ड्यूटी ऑफ इंश्योर्ड आफ्टर लॉस, यानी कि हानि के बाद बीमित का दायित्व होता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई एफर्ट्स ही नहीं किए, आप इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी को कंसीडर करेगी कि हाँ, आपने नहीं किया है एफर्ट्स, तो उसको कहीं न कहीं आपको कम रिकवरी या कम क्लेम आपको मिलने वाला है। इट रिक्वायर्स रीज़नेबल केयर एंड एक्शन, यानी कि उचित सावधानी और कार्यवाही की आवश्यकता है। जैसे आपने मोबाइल का इंश्योरेंस करवाया है और मोबाइल का इंश्योरेंस है, तो वो कहते हैं कि पानी में गिर जाता है, ऐसा-वैसा हो जाता है, तब हम आप इसका इंश्योरेंस देंगे। तो ऐसा नहीं कि आप रोज़ इसको पानी में डुबो-डुबो के चेक कर रहे हो, वो वाली चीज़ नहीं है कि नहीं, जो प्रॉपर केयर और एक्शन उसमें लेनी है, रीज़नेबल एक्शन, वो आपको लेनी ही होगी। नेग्लिजेंसी में रिड्यूस कंपनसेशन, यानी कि हो सकता है जो आपकी लापरवाही है, वो आपकी क्षतिपूर्ति को क्या कर दे, कम कर दे, यानी कि जितना आपको लॉस हुआ है, उससे कम आपको कंपनसेशन मिले। For example, if a fire occurs, the insured must take steps like calling fire services to control it, यानी कि यदि आग लगती है तो बीमित को अग्निशमन सेवा बुलाकर आग को नियंत्रित करने का क्या करना है, प्रयास करना ही चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कॉज, यानी निकटतम कारण का सिद्धांत। द प्रिंसिपल स्टेट्स that the actual and dominant cause of loss must be identified to determine whether the loss is covered under the insurance policy, यानी कि यह सिद्धांत बताता है कि हानि के वास्तविक और प्रमुख कारण की पहचान की जानी चाहिए, ताकि निर्धारित किया जा सके कि ये जो हानि है वो बीमा पॉलिसी के अंतर्गत है या नहीं है। यानी कि किस वजह से लॉस हुआ है, उस वजह को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ताकि ये पता लगा सके कि हाँ भाई, ये वजह हमने अपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी या नहीं लिखी थी। फॉर एग्जांपल, आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया और आपने थोड़े दिन बाद क्या कर ली, सुसाइड कर ली, और आपकी जो जान गई है वो किसकी वजह से गई है, सुसाइड की वजह से गई है। और सुसाइड मान लो उस पॉलिसी में मेंशन ही नहीं है कि हाँ, यदि आप सुसाइड करते हो तो भी आपको क्लेम मिलेगा। तो ये जो कॉज है, इसको बोलते हैं प्रोक्सीमेट कॉज, यानी कि किस वजह से आपको लॉस हुआ है, उस वजह को जानना, ताकि ये पता लगा सके कि जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें वह कवर होता भी है या नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं निकटतम कारण का सिद्धांत। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि बीमा अनुबंध के प्रकार कौन-कौन से होते हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स की बात कर लेते हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैटर, फॉर्मेशन एंड वैलिडिटी, यानी कि जो बीमा अनुबंध है, ये कई स्वरूप हो सकते हैं और वो स्वरूप उसकी विषय वस्तु पे,
निर्माण पे और उसकी वैधता के आधार पर उसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। This classification helps in understanding the scope and functioning of different kinds of insurance policies। यानी कि यह वर्गीकरण है। वर्गीकरण विभिन्न बीमा पॉलिसियों के कार्य किस प्रकार होंगे और उसका क्षेत्र यानी कि उसका स्कोप कितना बड़ा होगा, इन सबको समझने में क्या करता है, मदद करता है। तो एक एक देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बेस्ड ऑन नेचर, यानी कि स्वरूप के आधार पर बीमा के प्रकार। जैसे एक होता है लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा। Life insurance is a contract in which the insurer agrees to pay a specified sum of money on the death of the insured or after a certain period। यानी कि जीवन बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता बीमित की मृत्यु हो जाने पर या एक निश्चित समय अवधि के बाद एक निश्चित धनराशि का भुगतान करने का वचन करता है। यानी कि जैसे आपने 20 साल का क्या करवाया, लाइफ इंश्योरेंस करवाया, तो 20 साल से पहले यदि बीमित व्यक्ति की कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके बदले में एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी बीमाकर्ता पे करता है। और यदि बीमित की मृत्यु नहीं होती है तो 20 साल होने के बाद वो जो अमाउंट उसका बनता है उसका क्या कर दिया जाता है, पेमेंट कर दिया जाता है। यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट फैक्टर होता है। यानी कि यदि इंश्योर्ड खत्म हो जाता है यानी कि डेथ हो जाती है तो उसको कंपनसेशन मिल जाएगा। यदि डेथ नहीं होती है तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसको उसका अमाउंट वापस मिल जाएगा। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू दी फैमिली ऑफ द इंश्योर्ड। यानी कि यह बीमित के परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेथ, यानी कि मृत्यु के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इट इंक्लूड्स सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एलिमेंट, यानी कि इसमें बचत और निवेश का तत्व है। यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने पे पर्टिकुलर डिडक्शन वगैरह भी मिलती है टैक्सेशन के रिगार्डिंग। तो ये सेविंग को भी मोटिवेट करता है और साथ ही साथ यदि इंश्योर्ड इसमें डेथ नहीं होती है तो उसको उसका पेमेंट वापस मिलता है। यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट एलिमेंट भी होता है। एंड इट इज़ ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यह एक दीर्घकालीन अनुबंध है क्योंकि भविष्य एक लंबी समय अवधि के बाद मतलब एक लंबी समय अवधि का इसमें क्या होता है, टाइम रखा जाता है कि 10 साल, 20 साल या 15 साल या 25 साल, इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस की यानी सामान्य बीमा। तो जनरल इंश्योरेंस इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस। यानी कि जीवन बीमा, सामान्य बीमा में जीवन बीमा के अलावा जो भी बीमा बचते हैं वो सारे सामान्य बीमा कहे जाते हैं या सामान्य बीमा में शामिल होते हैं। इट कवर्स रिस्क रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, हेल्थ एंड लाइबिलिटी। यानी कि यह संपत्ति, स्वास्थ्य और दायित्व से संबंधित जोखिमों को क्या करता है, कवर करने का काम करता है। यानी कि जीवन बीमा के अलावा जो बाकी बीमा होते हैं उनको सामान्य बीमा कहते हैं, जिसमें संपत्ति से रिलेटेड यानी कोई नुकसान होता है या हेल्थ से संबंधित होते हैं या कोई दायित्वों से संबंधित होते हैं, जो इन सारी जोखिमों को क्या करता है, ये कवर करता है। मेन टाइप्स की बात कर लेते हैं, यानी कि जनरल बीमा की बात करते हैं। इसमें एक होता है फायर इंश्योरेंस यानी अग्नि बीमा। फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कंपनसेशन फॉर लॉसेज कॉज्ड बाय फायर। यानी कि अग्नि बीमा आग से होने वाली हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। यानी कि आपने फायर इंश्योरेंस करवाया है तो फायर लगने से जो आपको लॉस होता है उसके बदले में कंपनसेशन आपको मिलता है। ऐसा नहीं फायर के अलावा कोई और प्रॉब्लम होती है या और कोई घटना होती है उसके में आपको नहीं मिलेगा। फायर इंश्योरेंस मतलब फायर के अगेंस्ट आपको मिलेगा। फिर है मरीन इंश्योरेंस यानी कि समुद्री बीमा। मरीन इंश्योरेंस कवर्स लॉस और डैमेज टू गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट बाय सी। यानी कि समुद्री बीमा समुद्र के माध्यम से परिवहन के दौरान वस्तुओं के नुकसान या क्षति को कवर करता है। यानी कि आपका जो साथ जहाज है वो समुद्र में जा रहा है तो समुद्र में यानी कि ट्रांजिट होने की वजह से जो भी लॉस वगैरह होते हैं उसको उसके बदले में जो इंश्योरेंस होता है उसे मरीन इंश्योरेंस कहते हैं या समुद्री बीमा कहते हैं। और यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया में सबसे पहले जो बीमा की शुरुआत हुई थी वो मरीन इंश्योरेंस के साथ ही हुई थी। यानी कि सबसे पहले समुद्री बीमा ही दुनिया में प्रतिपादित किया गया था, या यूँ कहे यही सबसे पहले आया था। हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा। हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स मेडिकल एक्सपेंसेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट्स। यानी कि स्वास्थ्य बीमा चिकित्सा खर्च और अस्पताल में भर्ती होने के खर्च को क्या करता है, कवर करता है। यानी कि स्वास्थ्य से आपको शिकायत होने से या स्वास्थ्य में गड़बड़ होने से जो हॉस्पिटलाइज होते हैं उसमें जो खर्चे वगैरह होते हैं उन सबको हेल्थ इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। मिसेलेनियस इंश्योरेंस यानी विविध बीमा। जैसे इट इंक्लूड्स मोटर इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस एटसेट्रा। यानी कि मोटर बीमा होता है, दुर्घटना बीमा होता है, ये सारे बीमा। यानी कि जो फायर बीमा नहीं है, जो मरीन इंश्योरेंस नहीं है, जो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, तो बाकी बच गए वो मिसलेनियस इंश्योरेंस कहे जाते हैं।
टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। अब निर्माण के आधार पे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार होते हैं, अभी हमने जाना नेचर के आधार पे, अब बात करते हैं निर्माण के आधार पे, यानी कि वह इंश्योरेंस जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है यानी उसका फॉर्मेशन होता है, उस बेस पे किस तरीके का इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि स्पष्ट अनुबंध। एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज वन इन विच ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस आर क्लियरली स्टेटेड ईदर इन रिटन और ओरल फॉर्म। यानी कि स्पष्ट अनुबंध वह होता है जिसमें सभी शर्तें लिखित या मौखिक रूप से स्पष्ट रूप से बताई गई हो ऑन द जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तब उसकी जो भी कंडीशंस जो शर्तें वगैरह होती है या तो वो रिटन में या फिर बोलकर मौखिक तौर पे सारी बातें या स्पष्ट रूप से क्या कर दी जाती है, बता दी जाती है, उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फिर आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी अव्यक्त अनुबंध। एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द टर्म्स आर नॉट एक्सप्रेसिवली stated but are inferred from the conduct और circumstances। यानी कि अव्यक्त अनुबंध वह होता है जिसमें शर्तें स्पष्ट रूप से नहीं बताई जाती हैं बल्कि व्यवहार या परिस्थितियों से समझी जाती है। यानी कि जो इम्प्लाइड कंडीशंस होती है यानी कि जो व्यवहार होता है उस व्यवहार में वो सारी चीज़ें अपने आप ही क्या हो जाती है, अंडरस्टूड होती है या एक्सप्रेस होती है, उसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेस्ड ऑफ ऑन वैलिडिटी यानी वैधता के आधार पे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के प्रकार। पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी वैध अनुबंध। A valid contract is one that fulfills all legal requirements and is enforceable by law। यानी कि वैध अनुबंध वह होता है जो सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करता है और कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। और void कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी अवैध अनुबंध। A void contract is one that has no legal effect and cannot be enforced by and in a court of law। ये सॉरी इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि अवैध अनुबंध वह होता है जिसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता या जिसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फिर आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी विकल्पीय अनुबंध या व्यर्थनीय अनुबंध जिसको कहते हैं। Avoidable contract is valid initially but can be rejected by one of the parties due to certain reasons like fraud or misrepresentation। यानी कि विकल्पीय अनुबंध प्रारंभ में क्या होता है, वेद होता है, लेकिन बाद में धोखाधड़ी या गलत प्रस्तुति की जैसे कारणों की किसी एक पक्ष द्वारा क्या कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है, तो उसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रिस्क यानी जोखिम के आधार पर बीमा अनुबंध के प्रकार। पहला है इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट यानी क्षतिपूर्ति अनुबंध। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरर कंपनसेट्स द इंश्योर्ड फॉर एक्चुअल लॉस सफर्ड। यानी कि इस प्रकार के अनुबंध में बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति को वास्तविक हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करता है, जैसे फायर इंश्योरेंस यानी अग्नि बीमा। यानी कि आपने अग्नि बीमा करवाया तो जो आपको एक्चुअल लॉस हुआ है उस एक्चुअल लॉस को क्या करेगा, बीमा कंपनी आपको कंपनसेट करेगी, तो इसको बोलते हैं इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो आपका एक्चुअल लॉस हुआ है उसका आपको क्या मिलेगा, क्लेम मिलेगा। फिर है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी अनिश्चित घटना पर आधारित अनुबंध। दिस कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द अकरेंस ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। यानी कि यह अनुबंध किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर आधारित होता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस ऐसे फिक्स नहीं है कि आप मरोगे ही या फिर आपके साथ ऐसी घटना होगी, क्योंकि अनसर्टेन है और ये जब हैपनिंग होते मतलब होती है, घटित होती है, तभी आपको इसका पेमेंट मिलता है, वरना आपको इन्वेस्टमेंट वाला इसमें एलिमेंट होता है, आपको आपका पेमेंट वैसे मिल जाता है। यानी कि इसका अक्यूरेंस एक अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है और किस प्रकार का होगा ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए इसकी जो अमाउंट होती है वो स्टार्टिंग में क्या कर दी जाती है, तय कर दी जाती है कि इतनी अमाउंट का ये इंश्योरेंस होगा। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टी यानी पक्षों की संख्या के आधार पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार का होता है। तो एक होता है इंडिविजुअल इंश्योरेंस यानी व्यक्तिगत बीमा। इंश्योरेंस टेकन बाय ए सिंगल पर्सन फॉर हिज ओन लाइफ और प्रॉपर्टी। यानी कि एक व्यक्ति द्वारा अपने जीवन या संपत्ति के लिए करवाया गया बीमा क्या कहा जाता है, इंडिविजुअल इंश्योरेंस। वहीं एक होता है ग्रुप इंश्योरेंस यानी समूह बीमा। इंश्योरेंस टेकन फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल अंडर ए सिंगल पॉलिसी। यानी कि एक ही पॉलिसी के अंतर्गत कई लोगों के लिए लिया गया बीमा क्या कहा जाता है, ग्रुप इंश्योरेंस कहा जाता है। अब बात करते हैं डबल इंश्योरेंस की एंड री इंश्योरेंस की, यानी कि दोहरा बीमा या पुनर्बीमा। डबल इंश्योरेंस क्या होता है, व्हेन द सेम रिस्क इज इंश्योर्ड विद मोर देन वन इंश्योरर। यानी कि जब एक ही जोखिम का बीमा एक से अधिक बीमाकर्ताओं के साथ करवा लिया जाता है तो इसे डबल इंश्योरेंस कहा जाता है।
रीइंश्योरेंस की बात करें, व्हेन ए इंश्योरर ट्रांसफर्स ए पार्ट ऑफ इट्स रिस्क टू अनदर इंश्योरर, यानी कि जब एक बीमाकर्ता अपने जोखिम का कुछ भाग दूसरे बीमाकर्ता को क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। जैसे मान लो ये राम नाम का व्यक्ति है, इसने ए कंपनी से इंश्योरेंस करवाया। ए कंपनी ने क्या किया, उस इंश्योरेंस का कुछ पार्ट किसको ट्रांसफर कर दिया, बी कंपनी को कर दिया। इसको बोलते हैं रीइंश्योरेंस। इसको क्या बोलते हैं, रीइंश्योरेंस, यानी कि एक बीमाकर्ता द्वारा जो रिस्क होती है उसका कुछ पार्ट दूसरे बीमाकर्ता को क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना, इट इज रीइंश्योरेंस। वहीं राम ने क्या किया, एक के साथ भी इंश्योरेंस करवा लिया, सी कंपनी के साथ भी करवा लिया, डी कंपनी के साथ भी करवा लिया। इसको क्या कहा जाएगा, डबल इंश्योरेंस कहा जाएगा। यानी कि जब एक ही रिस्क के लिए एक से ज्यादा कंपनीज के साथ या एक से ज्यादा पार्टीज के साथ इंश्योरेंस करना, डबल इंश्योरेंस। और जब जो बीमा करने वाली कंपनी है या बीमा करने वाले जो इंश्योरर है वह उस रिस्क को दूसरे के साथ ट्रांसफर कर या शेयर करता है, तो उसे क्या कहते हैं, रीइंश्योरेंस कहते हैं। आपकी ये क्लास सेकंड यूनिट के लिए साथ कंटिन्यू रहने वाली है, तो आप इसको सेकंड यूनिट ज़रूर आप देखिए, और बाकी सारी यूनिट भी हमने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है। तो आप यूनिट वाइज़ इंश्योरेंस के पेपर को आप पूरा तरीके से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर स्टे विथ करियर एजुनेस्ट। आप बने रहिए, जुड़े रहिए अपने करियर एजुनेस्ट के साथ, और अदर प्लेटफ़ॉर्म पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। पीडीएफ के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट का लिंक एज़ यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कीप वॉचिंग, कीप connected. Have a nice day. Have a great time. Thank you.